अगर मैं पूछूं कि भारत की विदेश नीति कब शुरू हुई, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा 1947 में, है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसकी असली कहानी 70 साल और पुरानी है। चलिए, आज हम भारत की विदेश नीति की उन जड़ों को खोदते हैं जो आज़ादी के संघर्ष में बहुत बहुत गहरी छिपी हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी देश की फॉरेन पॉलिसी, उसकी विदेश नीति असल में शुरू कब होती है? क्या ये बस आज़ादी के दिन एक कागज़ पर लिख दी जाती है, या फिर इसकी जड़ें इतिहास में कहीं कहीं ज्यादा गहरी होती हैं? और जहां तक भारत की बात है, तो जवाब बिल्कुल साफ है। इसकी विदेश नीति की नींव 1947 में नहीं रखी गई। ये वो नीति थी जो आज़ादी के लिए दशकों तक चले उस लंबे संघर्ष की आग में तपकर तैयार हुई थी। तो चलिए, कहानी शुरू करते हैं उस दौर से जब हमारे शुरुआती राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्य पर सवाल उठाना शुरू किया। उन्होंने पूछा कि हमारे ही संसाधन हमारे खिलाफ क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। यहीं से जन्म हुआ एक ऐसी पॉलिसी का जो विरोध से पैदा हुई थी। देखिए, शुरू से ही ना हितों का एक सीधा सीधा टकराव था। एक तरफ थे ब्रिटिश इंपीरियल इंटरेस्ट्स, मतलब उन्हें अपना इलाका बढ़ाना था, अपना कारोबार चमकाना था और अपने बॉन्ड होल्डर्स को मालामाल करना था। और दूसरी तरफ थे भारतीय राष्ट्रवादी, जिनका तर्क सीधा था, भाई तुम्हारे विस्तार का फाइनेंशियल बोझ हम क्यों उठाएं? ये जो तुम आक्रामक नीतियां अपना रहे हो, ये तो अनैतिक हैं। हमें युद्ध नहीं, हमें शांति चाहिए, ताकि हम अपना अंदरूनी विकास कर सकें। और ये जो हितों का टकराव था ना, ये सबसे ज्यादा खुलकर सामने आया जब राष्ट्रवादियों ने एशिया और अफ्रीका में ब्रिटेन के फौजी अभियानों का डटकर विरोध करना शुरू किया। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, हमारे नाम पर ये सब नहीं चलेगा। हाँ, और ये कोई एक दो बाल की बात नहीं थी, ये एक लगातार उठने वाली आवाज थी। आप जरा टाइमलाइन देखिए, 78 का दूसरा अफगान युद्ध हो, 1882 में मिस्र पर चढ़ाई हो, या फिर 1903 में तिब्बत पर हमला, हर बार हर उस शाही जंग की निंदा की गई जिसमें भारतीय सैनिकों और भारत के पैसे का इस्तेमाल हो रहा था। उस वक्त की सोच कितनी पैनी थी, इसका अंदाजा अमृता बाजार पत्रिका के 1880 के इस लेख से लगता है। इसमें देखिए क्या जबरदस्त कटाक्ष है। लिखा है कि एक अंग्रेज को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब उसकी जेब पर हाथ डाला जाए, और उसे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब वो दूसरों के खर्चे पर अपना काम निकाल ले। मतलब सीधा सीधा ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक लालच पर हमला। और हाँ, जब अंग्रेज अपने हमलों को सिविलाइजिंग मिशन यानी दुनिया को सभ्य बनाने का नाम देते थे, तो राष्ट्रवादी इस ढोंग को भी खूब समझते थे। जैसा कि तिलक के अखबार मराठा ने 1897 में लिखा था, परोपकार, ऐसा कहा जाता है कि वो एक बदमाश और एक राजनेता का आखिरी सहारा होता है। मतलब साफ था, यह सब सिर्फ बहानेबाजी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये विरोध तो सिर्फ एक शुरुआत थी। धीरे धीरे ये आंदोलन सिर्फ ब्रिटिश जंगों की निंदा करने से कहीं आगे निकल गया और एक ज्यादा बड़ा, एक ग्लोबल नजरिया अपनाने लगा। इस दौर में ना भारतीय राष्ट्रवादियों की सोच का कैनवस बहुत बड़ा हो गया। उन्होंने दुनिया भर में चल रहे आज़ादी के संघर्षों से खुद को जोड़ा, चाहे वो आयरलैंड में हो, मिस्र में, तुर्की में या सूडान में। उन्होंने चीन में विदेशी दखल के खिलाफ आवाज उठाई, और यहीं से एक एशियाई चेतना, एक पैन एशियन फीलिंग ने जन्म लिया। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने साम्राज्यवाद की असली जड़ को पहचान लिया, विदेशी पैसा, फॉरेन कैपिटल। फिर आया पहला विश्व युद्ध, और उसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इंटरनेशनल कनेक्शंस को ज्यादा फॉर्मल, ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से बनाना शुरू कर दिया। और इस पूरे बदलाव के सेंटर में एक नाम उभर कर सामने आया, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई को दुनिया भर के एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स के साथ जोड़ने में एक जबरदस्त भूमिका निभाई। कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है साल 1927 में। जगह थी ब्रुसेल्स और मौका था एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का। ये वो इवेंट था जो नेहरू और कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी की दिशा हमेशा के लिए तय करने वाला था। तो ये कॉन्फ्रेंस थी लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म की स्थापना के लिए। अब ये क्या था? इसका मकसद था एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में चल रहे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स को पश्चिम के एंटी कैपिटलिस्ट मूवमेंट्स के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना। मतलब साम्राज्यवाद के खिलाफ एक ग्लोबल मोर्चा बनाने की कोशिश। इस कॉन्फ्रेंस से लौटकर नेहरू ने कांग्रेस को एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दी, और उसमें उन्होंने जो लिखा वो आज भी हैरान कर देता है। कितना दूर का सोचते थे वो। उन्होंने लिखा, निकट भविष्य की बड़ी समस्या
ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भी ज्यादा अमेरिकी साम्राज्यवाद होगी। सोचिए 1927 में ये बात कहना कितनी बड़ी दूरदर्शिता थी। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 1930 के दशक में दुनिया पर फासीवाद का खतरा मंडरा रहा था और इस खतरे ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की जो एंटी इंपीरियल सोच इतने सालों में बनी थी, उसके सामने एक बहुत बड़ी नैतिक चुनौती खड़ी कर दी। नेहरू ने इस चुनौती को बहुत ही क्लियर तरीके से देखा। 1936 में अपनी प्रेसिडेंशियल एड्रेस में उन्होंने कहा कि फासीवाद और साम्राज्यवाद अब सड़ते हुए पूंजीवाद के दो चेहरे हैं। मतलब उनके लिए फासीवाद कोई अलग या नई बला नहीं थी, वो उसी साम्राज्यवाद का एक और भयानक रूप था जिससे भारत तो दशकों से लड़ ही रहा था। और इस मुद्दे पर लीडरशिप कितनी क्लियर थी, इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है महात्मा गांधी के इस बयान से। ये बहुत ही पावरफुल बात है। उन्होंने लिखा, अगर मानवता के नाम पर और उसके लिए कभी कोई जायज़ जंग हो सकती है तो जर्मनी के खिलाफ जंग पूरी तरह से जायज़ होगी। ये दिखाता है कि फासीवाद के खिलाफ उनका विश्वास कितना गहरा था। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। आखिर 70 साल के इस लंबे साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष ने विश्व मंच पर भारत की पहचान को कैसे गढ़ा? इसने भारत को क्या सिखाया? इसने एक विरासत छोड़ी, एक डीएनए बनाया, अपनी आज़ादी को किसी भी कीमत पर बचाकर रखना, दुनिया के हर दबे कुचले देश के साथ खड़े होना और किसी एक पावर ब्लॉक का पिछलग्गू बनकर नहीं रहना। यही वो बुनियाद है जो आज भी भारत की वैश्विक सोच को, उसकी फॉरेन पॉलिसी को आकार देती है।